हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम विज्ञान विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी की आज के विषय पर चर्चा। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है। यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन हैं, केजी प्रति केजी, केजे प्रति केजी, केजे का मतलब होता है किलो जूल। दूसरा है किलोग्राम पहले है, किलो जूल बाद में है। तीसरा है जूल और चौथा है वाट। तो देखिए, ईंधन के जो ऊष्मीय मान का मात्रक होता है वो होता है किलो जूल प्रति केजी, अर्थात हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। हम ब्रैकेट में ए भर देंगे। केजी का मतलब होता है किलो जूल और केजी का मतलब होता है किलोग्राम, और इस लाइन को बोलते हैं प्रति या बट्टा। प्रश्न 2 है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में कई ऑप्शन है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, बिटुमिन है, पैराफिन मोम है। आप जानते हैं कि पेट्रोलियम का जो है बिटुमिन जो उत्पाद होता है उसका उपयोग हम सड़क निर्माण में करते हैं, अर्थात हमारा जो स ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है और यहाँ ब्रैकेट में हम स भर देंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम क्या है। तो देखिए, यहाँ भी ऑप्शन है विसन, किसन, रतन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय जो विशाल गिलहरी है, जो बड़ी गिलहरी है, उसका नाम होता है विसन और हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ब्रैकेट में हम ए भर देंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कर्णपटय कंपनों को कहाँ भेजता है। देखिए, कर्णपटय कंपनों को यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम, बाह्य कर्ण में, आंतर कर्ण में, मस्तिष्क में, इनमें से कोई नहीं। तो कर्णपटय जो है कंपनों को अंतःकरण, जो अंदर वाला जो कर्ण होता है उसमें भेजते हैं। देखिए, कान के जो भाग होते हैं, बाह्य कर्ण होता है, मध्य कर्ण होता है, अंतःकरण होता है। अंतःकरण को ही आंतरकर्ण बोलते हैं। कर्णपटह जो होता है वो कंपनों को अंतःकरण में भेजता है। तो यहाँ पर ब ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ हम ब्रैकेट में ब भर देंगे। प्रश्न 5 है हमारा, व्यस्त यातायात में ध्वनि प्रबलता होती है। तो देखिए, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है डीबी, डेसिबल जिसको बोलते हैं। और व्यस्त जो मार्ग होता है वहाँ पर यातायात के साधन ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर 70 डीबी जो है वो ध्वनि की प्रबलता होती है, अर्थात हमारा जो स ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है और ब्रैकेट में भर देंगे हम स। 70 डीबी, डीबी का मतलब होता है डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता को मापने वाला जो मात्रक होता है उसे हम डेसिबल कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होती है। तो हाइड्रोजन गैस जो इकट्ठी होती है वो होती है कैथोड पर, ऋण सिरे पर, क्योंकि हाइड्रोजन धनायन होती है, हाइड्रोजन पर धनायन प्लस आवेश होता है और ये इकट्ठी कहाँ होगी, कैथोड पर, ऋण सिरे पर। आप जानते हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैथोड ऋण होता है, हाइड्रोजन धनात्मक होती है, तो हाइड्रोजन कहाँ इकट्ठी होगी, कैथोड पर। तो यहाँ पर हम ब ऑप्शन भर देंगे। अगला प्रश्न है, वह इलेक्ट्रोड जो समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है किसका बना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में कई ऑप्शन है, लोहे का, चांदी का, तांबे का, पीतल के तार का। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है तांबे का, अर्थात हम स ऑप्शन इसमें भर देंगे। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वह क्षेत्र है। देखिए, 26 जनवरी 2001 को भारत के गुजरात क्षेत्र के जो भुज क्षेत्र है उसमें जो है बहुत तेज भूकंप आया था। तो यहाँ पर स ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है और ये हम यहाँ पर स भर देंगे। ये एक दुखांतिका थी बहुत ही विशाल, जिसमें कई जो है घर नष्ट हो गए थे, कई बिल्डिंगें गिर गई थी क्योंकि इसकी तीव्रता बहुत तीव्र थी। अब ये यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर। 9 से 12 तक आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको एक लाइन से लगा, एक शब्द से लगा करके एक लाइन में देना है। निम्न बॉक्स को सही क्रम पर लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। अब इनमें हमें सबसे पहले जो क्या काम करना है वो बताना है। देखिए, सबसे पहले तैयार किया जाएगा मिट्टी तैयार करना।
तो 1 नंबर पर आएगा मिट्टी तैयार करना, जिसमें 5 नंबर लिखा हुआ है वो सबसे पहले आएगा। फिर मिट्टी तैयार हो गई। मिट्टी तैयार कैसे होती है? उसमें हल चलाया जाता है, उसको पोला किया जाता है, इससे वो मिट्टी तैयार हो जाती है। खेत की जुताई की जाती है, उसमें हल चला करके खेत की मिट्टी को पोला करना भी जो है खेत की जुताई करना ही कहलाता है। फिर उसके पश्चात उसमें जो है बुआई की जाती है। जो गन्ना है उसकी पेड़ी जो होती है, गन्ने के जो टुकड़े होते हैं उसको लगाया जाता है, जिसे हम गन्ने की बुआई कहते हैं। फिर गन्ने की बुआई के पश्चात जब बुआई हो गई तो फसल को क्या देना पड़ता है? खाद देना पड़ता है। ये सभी फसलों में भी होता है, यही क्रम जो है आपको सभी फसलों में, गन्ने की ही नहीं सभी फसलों में यही क्रम यूज किया जाएगा। उसके पश्चात उसको खाद दिया जाता है। खाद देने के पश्चात उसमें सिंचाई की जाती है। सिंचाई के पश्चात उसकी कटाई की जाएगी, और कटाई के पश्चात जो है जो फसल होगी उसको चीनी मिलों में चीनी बनाने के लिए भेज दिया जाएगा। इस तरीके से ये क्रम रहेगा आपका कि किस तरीके से आपको फसल जो है चीनी मिल तक पहुंचेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से होते हैं? देखिए, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग 4 होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। देखिए, एक अन्य वर्ग भी होता है जिसको हम विषाणु कहते हैं। ये जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। तो इस तरीके से 5 वर्ग भी मान सकते हैं। सबसे पहले विषाणु, फिर जीवाणु, फिर कवक, प्रोटोजोआ और फिर शैवाल। ये सभी सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। ये और जो विषाणु होता है ये सूक्ष्म जीवों से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि ये सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है। अब ये कैसे हो सकता है? जब किसी जीव के अंदर चला जाएगा तो ये सजीव बन जाता है, और जब किसी जीव से बाहर आ जाता है तो ये निर्जीव बन जाता है, प्रोटीन होता है। तो इसलिए इसको जो है सजीव में नहीं रखा गया है, ये सूक्ष्म जीवों में नहीं रखा गया है। सूक्ष्म जीवों के 4 ही वर्ग होते हैं, लेकिन अगर आप विषाणु लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कोक के उपयोग लिखिए। कोक अर्थात कार्बन। कोक का उपयोग बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। इस्पात के औद्योगिक निर्माण में भी यह उपयोगी होता है। कोक का उपयोग एक ईंधन के रूप में होता है। दूसरा है, पहली लाइन तो आप ये लिख देंगे कि कोक का उपयोग बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में भी यह उपयोगी होता है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कोक का उपयोग एक ईंधन के रूप में होता है। कोक बिना धुआं छोड़े जलता है, इसलिए यह एक अच्छा ईंधन होता है। देखिए, अगर लिखने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो अगर आपने देखे हैं तो आपको मालूम होगा कि हर वीडियो के अंत में मैं जो है इसकी सरल और जो है इसका जो संपूर्ण हल है उत्तर सहित वो नीचे डाल देता हूँ। तो वीडियो के अंत में जा कर के आप उन हलों को देख सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। और हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो संजीव डैश वर्क है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, और इसको खरीद करके ज़रूर लाएं ताकि आप जो है इसमें लिख सकें। क्योंकि आपको बार बार समझा रहा हूँ कि उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी, कॉपी नहीं मिलेगी। जैसे ही इस कोक के उपयोग के लिए आपको ये 4 या 5 लाइन दी गई है, तो ऐसे ही वहाँ भी 4 या 5 लाइनें ही दी जाएंगी। अगर आप इसमें अभ्यास करेंगे लिख करके तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रश्न को कितना लिखना है और कैसे लिखना है। अन्यथा अभ्यास नहीं होगा तो आप जो है या तो 2 लाइन लिखेंगे तो उसमें आपको अंक कम मिलेंगे, और या फिर आपकी लाइनों की संख्या 8 हो जाएगी जो उसमें आएगी नहीं। तो इसलिए इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ज़्यादा पैसों की नहीं आती है, हल्की सी आती है, तो ये ज़रूर खरीद लाएं। अगला प्रश्न है, कमानीदार तुला से बल का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, कमानीदार तुला जैसे ये अपनी तुला होती है उसी तरीके की कमानीदार तुला होती है। वह युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रकार के माप उसके जो अंकित मान होते हैं, पैमाने होते हैं, पर चलने वाले संकेतक द्वारा ज्ञात हो जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त हो जाता है। अब इसको समझ लीजिए। देखिए, कमानीदार तुला में क्या होता है कि एक स्प्रिंग होती है, ठीक है, और उसके नीचे एक कुंडी होती है।
अब हमें जिस भी चीज़ का वजन नापना होता है कि या फिर उसका बल नापना होता है कि उस वजन में कितना वजन है, उस वस्तु में कितना वजन है, कितना बल है, तो उस वस्तु को उस कुंडी से लटका देते हैं। जैसा कि आप कबाड़ी वालों के पास में ये कमानीदार तुला देखते हैं, ये छोटी सी होती है, इसे कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। और आप अपने अगर विज्ञान प्रयोगशाला में देखेंगे तो आपको कमानीदार तुला वहाँ भी देखने को मिल जाएगी। आप अपने शिक्षक से उसको देख सकते हैं और उससे बल का अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उस कमानीदार तुला पर कोई भी वजन लटका देते हैं। अब जब किसी चीज़ को स्प्रिंग पर लटकाएंगे तो आप जानते हैं कि स्प्रिंग जो होगी वो बड़ी हो जाएगी। स्प्रिंग के साथ साथ उसमें एक संकेतक जुड़ा रहता है, वो संकेतक भी नीचे आएगा। जहाँ तक वो संकेतक आता है उस मान को नोट कर लिया जाता है और इस तरीके से हम जो है उसके बल का अनुमान लगा सकते हैं कि वो 5 न्यूटन है, 2 न्यूटन बल का है, या उसका वजन जो है 2 किलो है या 5 किलो है, इस तरीके से। तो कमानीदार तुला से हम जो है बल का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, मिलान करना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले है आपका नाइट्रोजन, यूरिया, नाइट्रोजन, यूरिया, वर्मी कंपोस्ट और 2,4-D। तो जो सबसे पहले आपको आता है उसको मिलान कीजिए आप। देखिए, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, जो केंचुए जो खाद बनाते हैं उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरे को हम खाद से मिला देंगे। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, खाद। 2,4-D, 2,4-D आप जानते हो कि खरपतवार को नष्ट करने के काम में आता है। जो जंगली पौधे उग जाते हैं ना, जैसे बथुआ उग गया या घास उग गई, उनको नष्ट, फसल के साथ में जो अन्य पौधे उग जाते हैं उनको हम खरपतवार कहते हैं। और उस खरपतवार को नष्ट करना जरूरी होता है, तभी वो फसल आगे बढ़ेगी। तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D दिया जाता है। तो चौथे को मिला देंगे हम खरपतवार नाशी में। तो 2 मिल गए हमारे। यूरिया, यूरिया क्या होता है, यूरिया एक उर्वरक होता है। तो दूसरे को हम मिला देंगे डी से। और अब रह गया हमारे पास में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, एक पोषक तत्व है। तो नाइट्रोजन को हम पोषक तत्व से मिला देंगे। इस तरीके से हम इनको मिला देंगे कि नाइट्रोजन मिल जाएगा पोषक तत्व से, यूरिया मिल जाएगा उर्वरक से, वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा खाद से, और 2,4-D मिल जाएगा खरपतवारनाशी से। अगला प्रश्न है, खाद्य परिरक्षण के किन्हीं 4 सामान्य तरीकों और विधियों का वर्णन कीजिए। यानी ऐसी विधियां बतानी है जिससे हम हमारा जो खाद्य पदार्थ है, जो भोजन है, उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहला है रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय क्या है, उसमें हम जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है, जैसे अचार है, मुरब्बा है, जैम है, जेली है, तो उसमें हम एक रसायन मिला देंगे जिसको हम बोलते हैं, रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं जिसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजोइट, या दूसरा पदार्थ होता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। ये 2 ऐसे पदार्थ होते हैं, अगर इनको हम डाल देते हैं तो हमारा जो खाद्य होता है, जैम, जेली, ये खराब नहीं होते हैं। तो आप अगर 2 याद नहीं रख सकते तो एक याद रख ले, सोडियम बेंजोइट। दूसरा होता है नमक द्वारा। अगर हम किसी चीज़ में नमक ज़्यादा डाल देते हैं तो वो भी चीज़ जो है खराब नहीं होती है। जैसे इसका उपयोग किया जाता है मांस, मछली, आम, आंवला, इमली, इनके परिरक्षण में किया जाता है। चीनी द्वारा भी परिरक्षण कर सकते हैं हम। अगर हमें किसी चीज़ को सुरक्षित रखना है तो उसकी में चाशनी बना करके डाल दो, तो चाशनी में जो है जीवाणु, कीटाणु आदि नहीं लगते हैं। इसके द्वारा जैम, जेली, स्क्वैश आदि का परिरक्षण किया जाता है। तो इन तरीकों से जो है हम हमारे खाद्य को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 3 विधियां हो गई। चौथी विधि हो गई आपके तेल और सिरके द्वारा। भाई तेल डाल देते ना, अचार में तेल डाल देते हैं। तेल क्यों डालते हैं, ताकि उसमें फफूंदी वगैरह नहीं लगे। ऐसा ही सिरका भी डाल देते हैं, तो इससे भी जो है उसमें जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं या फफूंदी वगैरह नहीं लगती है। आपने देखा होगा अचार में जहाँ तक तेल में अचार तेल में जहाँ तक डूबा रहता है वहाँ फफूंदी नहीं लगती है, और उसके ऊपर जो है वो फफूंदी लग जाती है। तो उसका कारण यही है कि तेल जो है भोजन को या अचार को बचाता है। तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सत्य असत्य का आएगा। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल सत्य बात है। ये पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, जीवों के अंश से बनता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है, बिल्कुल। देखिए, पेट्रोलियम जो जमीन से निकलता है ना, उसमें कई चीज़ें मिली होती हैं। जैसे उसमें डीजल भी मिला होता है, कोल तार भी मिला रहता है, वैसलीन भी मिली रहती है, मोम भी मिली रहती है। तो उन सबको एक एक करके उनसे क्या करना पड़ता है,
अलग करना पड़ता है। डांबर भी मिली होती है तो उनको एक एक करके उनको अलग करना पड़ता है। इसे हम परीक्षण कहते हैं, परीक्षकरण कहते हैं। ठीक है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन डीजल है। बिल्कुल गलत है भाई, डीजल से तो धुआं निकलती है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन होता है सीएनजी। मृत जीवों का ईंधन में परिवर्तन तुरंत हो जाता है। बिल्कुल नहीं, मृत जीवों का ईंधन में परिवर्तित होने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। जैसे मान लीजिए आज कोई वनस्पति अगर दबती है तो उससे कोयला बनने में, या कोई जीव जंतु अगर आज दब रहा है पृथ्वी में तो उससे पेट्रोल बनने में करोड़ों साल लग जाएंगे। अगला प्रश्न है, आदर्श ईंधन की विशेषता बताइए। देखिए आदर्श ईंधन कौन सा होगा? आदर्श ईंधन वह होगा जो कम राख दे, जिसको जलने से कम राख हो, कम धुआं हो, जिसका ज्वलन ताप कम हो, जिसका ऊष्मीय मान अधिक हो और जो वायु प्रदूषण कम करे। ठीक है, जो सस्ता हो। तो ये क्वालिटी जिसमें होंगी वो एक आदर्श ईंधन होगा, जिसके जलने से हानिकारक गैसें कम मात्रा में बने। तो ये सब है क्वालिटी जिसमें रहेगी वो एक आदर्श ईंधन होगा। क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे? यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहेंगे तो जो जंगल है वो समाप्त हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं जहरीली वायु CO2 को लेते हैं। तो अगर पेड़ कट जाएंगे तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। और आप जानते हो कि CO2 जो है वो ग्लोबल वार्मिंग करती है, पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा। पृथ्वी का ताप अगर बढ़ जाएगा तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ग्लेशियर अगर पिघल जाएंगे तो सारा पानी, उनका बर्फ़ का जो पानी है वो सारा का सारा समुद्रों में आ जाएगा। और समुद्रों में आ जाएगा तो समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा। और समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा तो उसके किनारे पर जो भी शहर हैं वो सब डूब जाएंगे। तो एक ये जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर पेड़ों की कटाई कर देंगे तो बहुत नुकसान होगा। ऐसे ही पेड़ों से बरसात होती है, अगर पेड़ों की कटाई कर देंगे तो बरसात कम हो जाएगी। इसी प्रकार से जो है पेड़ों से जो है भूमि का कटाव कम होता है। अगर पेड़ों की कटाई कर देंगे तो भूमि का कटाव भी ज़्यादा होगा, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। देखिए मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, खेतों की जो ऊपरी परत होती है वही उपजाऊ होती है, उसी में फसल उगती है। अगर उसको हम हटा दें तो वो नीचे की जो परत होती है उसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई भी फसल नहीं उगेगी। मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, जो उपजाऊ होती है, जो कि विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों से संपन्न होती है, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। और अगर उस ह्यूमस को हटा दिया जाए तो फसल नहीं उगेगी। आप सभी जो है ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, कई शहरी क्षेत्रों से भी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं वो जानते हैं कि जो खेत में जो है ऊपरी परत में ही जो है फसल उगती है। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शुक्राणु में के सामान्य घटक होते हैं। तो शुक्राणु जो होता है ये कोशिका के, शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। बिल्कुल, शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो उसे हम निषेचन कहते हैं और निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है। और ये युग्मनज आगे जाकर के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ दूसरे खाली स्थान में हम भर देंगे भ्रूण। युग्मनज, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? एक युग्मनज में एक केंद्रक पाया जाता है। टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कहलाता है, उसे हम कायांतरण कहते हैं। देखिए मनुष्य से मनुष्य का बच्चा जन्म होता है तो मनुष्य का बच्चा बिल्कुल मनुष्य के जैसा होता है, माता या पिता के जैसा होता है। लेकिन मेंढक का जो बच्चा होता है वो मेंढक जैसा नहीं होता है। सबसे पहले उसके अंडे से जो निकलते हैं वो छोटे छोटे जीव निकलते हैं जो मेंढक जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, उसे हम लार्वा कहते हैं। फिर ये लार्वा धीरे धीरे जो है पलट करके, विकसित होकर के और मेंढक में परिवर्तित होता है। तो इस तरीके से इस प्रक्रिया को हम कायांतरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। इस तरीके से आज हमने 18 प्रश्नों पर चर्चा की है। ये हमारे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 का भाग प्रथम है। आगे भी जो है इसी प्रकार से हम जो हैं आगे भाग 2 में मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 के आगे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब बारी है इनके उत्तरों को देखने की, कि आप इनके उत्तर भी देख सकते हैं। यहाँ इनके संपूर्ण हल सहित है। अगर किसी बच्चे को वहाँ समझ में नहीं आया तो वहाँ पर समझे
और अगर वहाँ समझ में आ गया हो तो यहाँ से आप इसके उत्तरों को देख देख करके आप भर सकते हैं। ये देखिए आपके उत्तर। इस तरीके से 11वें प्रश्न का उत्तर है। ये आपके कमानीदार तुला का उत्तर है। ये आपके 13वें प्रश्न जो है मिलान का उत्तर है। ये सभी प्रश्न जो हैं आप बच्चों के लाभ के लिए ही बनाए गए हैं। ये 14वें प्रश्न का उत्तर है कि किस तरीके से भोजन का परिरक्षण करेंगे। ये 4 तरीके हैं। ये 15वां प्रश्न आ गया आपका सत्य असत्य वाला। फिर ये आदर्श ईंधन। फिर ये 17वां प्रश्न वृक्षों की कटाई वाला, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। और ये 18वें प्रश्न के खालिस्तान के उत्तर हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जो नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।